हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। एक बार फिर से मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको ये बात अब सब लोगों को पता हो जानी चाहिए कि हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव जो शुरू किया हुआ है, उसी के क्रम को हम लोग आगे ले जाने वाले हैं। आज की जो हमारी कक्षा है वो पिछले क्रम को आगे बढ़ाते हुए ही है। मैंने साइंस, जो जनरल साइंस आपके बिहार के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, बीपीएससी के जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने पहले लेक्चर में, और इसके बाद हम लोगों ने एक केमिस्ट्री के चैप्टर को, केमिस्ट्री की एक यूनिट को शुरू कर दिया था पिछले लेक्चर में। आज उसी लेक्चर के रिमेनिंग पार्ट्स को आगे ले जाने वाला हूं मैं, और आपसे उन छोटे बिंदुओं पर बात करने वाला हूं जिनको मैंने आपको दिया हुआ था, ताकि आप थोड़ा सा शोध, थोड़ा सा रिसर्च उसके ऊपर करके आए, ताकि आप चीजों को बेहतर समझ सकें। ठीक है, तो एक बार सारे लोग मुझे पहले से इस बात को रिकॉल कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ पढ़ते, ताकि मुझे समझ में भी आए ये बात कि आप लोग एकदम फोकस के साथ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मैं अपनी बात को एक पुरानी ये फिर से दोहराऊंगा कि आपको ज्यादा फोकस नोट को बनाने पर नहीं करना है। सारा का सारा जो फोकस है आपको वो चीजों को समझने पर करना है। अगर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो वो बेहतर है। और नोट्स के बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूं कि नोट्स मैं आपको कंप्लीट, जो परफेक्ट नोट्स जैसे होने चाहिए वैसे नोट्स मैं आपको बना के दूंगा। इनको आपको सिंपली प्रिंट करा लेना है बस। इसके बाद आगे सारी की सारी चीजों को सिर्फ आप समझिए, समझने के बाद अपनी एक समझ विकसित कीजिए ताकि आप चीजों को बेहतर समझ सके। मैंने पिछले लेक्चर को छोड़ा हुआ था जब हम लोग बात कर रहे थे चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। जो पदार्थ है, कोई भी द्रव्य है, उसकी अवस्था परिवर्तन कैसे होती है, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। पिछले में जो हम लोगों ने जाना था, एक बार पहले उसको रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हम लोगों ने बात की हुई थी पहली चीज तो कि वास्तव में मैटर होता क्या है। मैटर अर्थात जो पदार्थ या द्रव्य जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या होता है। दूसरी चीज हम लोगों ने बात की हुई थी कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कैसा होता है, किसी भी पदार्थ की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है। तीसरी चीज के बारे में हम लोगों ने बात की हुई थी कि स्टेट्स ऑफ मैटर, कोई भी पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने एटम्स की बात की थी कि एटम्स क्या होते हैं, जिनको हम लोगों ने हिंदी में परमाणु कहा था। इसके बाद हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स, अणुओं की बात की, फिर पार्टिकल्स पर भी हम लोगों ने बात की थी, एलिमेंट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, अंतराणुक आकर्षण बल, और इंटरमोलिकुलर स्पेस या गैप क्या होता है, अलॉन्ग विथ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ये सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसका क्या रोल है। अब हम समझने वाले हैं कि जो चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं वो होती हैं या नहीं होती हैं, अगर होती है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। इन सब चीजों पर हम लोग आज वार्ता करने वाले हैं। धैर्य के साथ आप लोगों को पढ़ना है चीजों को। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये बेसिक लग रहा होगा, आप इस बात को मान के चलिए, क्योंकि सारे लोगों को एक ही एग्जामिनेशन देना है और एग्जामिनेशन का एक लेवल होता है, वो सेट है। ठीक है, उससे ज्यादा डीप में हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये समझ के चलें कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है बहुत ही अच्छी बात है, उनसे भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बारीकी से हर एक चीज को जानेंगे। और विश्वास बनाए रखिएगा, कक्षा से कुछ ना कुछ सबको सीखने को ही मिलेगा। जी, हम लोग अब बात करने वाले हैं कि चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंजेस इन स्टेट्स, अवस्था परिवर्तन जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे। ठीक है, ये अवस्था परिवर्तन होता क्या है। अवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था, पदार्थ की अवस्था क्या होती है, बताएं जरा हमको। अगर मैं आपसे सारे भाइयों से पूछता हूं कि अवस्था होती क्या है, तो आप अवस्था के बारे में मुझे क्या बताएंगे। व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर। अवस्था किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ प्रकृति में जिस रूप में पाया जाता है उसको भिन्न भिन्न वर्गों में हम लोगों ने विभाजित करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कोई भी पदार्थ संरचनात्मक रूप से कैसा है,
अगर किसी पदार्थ की आकृति ऐसी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर भी नहीं बदलती, उसको तोड़ने फोड़ने में हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, वो रिजिड होता है, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं ठोस। जबकि दूसरे प्रकार की अवस्था क्या है? द्रव। द्रव का मतलब है लिक्विड। लिक्विड कौन सी अवस्था का नाम है? जिसमें पदार्थ के अणु जो है वो बहुत टाइट एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होते, जुड़े तो होते हैं पर बहुत टाइट नहीं जुड़े होते, जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि उनकी आकृति निश्चित नहीं होती। यदि आप उनको एक जगह से दूसरी किसी बर्तन में डालेंगे तो वो बदल जाते हैं, ठीक है, उसी के आकार में वो परिवर्तित हो जाते हैं। वहीं अगर हम गैस की बात करें तो गैस की किसी भी प्रकार की कोई भी आकृति और आयतन, ये दोनों ही बातें अनिश्चित होती हैं। उसका कारण ये है क्योंकि इनके अणुओं के बीच में जो इनको बांधने वाला बल होता है, इनको बांधे रखने वाला जो हमारा फोर्स होता है, वो फोर्स एकदम नगण्य होता है, एकदम मिनिमल होता है। इसीलिए इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल है नहीं, अवकाश बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मैंने आपको एक और बेहतरीन बात बताई हुई थी कि काइनेटिक एनर्जी का भी इसमें रोल होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। जैसे मैंने इस ठोस को लिया, ठोस की पहचान ही है कि उसके अणु बहुत पास पास होते हैं, टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हैं, और उनके अणुओं के बीच जो अंतराणु आकर्षण बल है वो भी अत्यधिक होता है, अवकाश एकदम नगण्य होता है, ठीक है। अब मान के चलो ये है, ये हमारी कौन सी स्टेट है? ये मैंने मान लिया कि ये सॉलिड स्टेट है हमारी, ये हमारी ठोस अवस्था है। अब ठोस अवस्था में होता क्या है? ठोस अवस्था की मुख्य बातें आप मुझे बताएं सारे लोग। ठोस अवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था कि ठोस अवस्था में पदार्थ के अणुओं के बीच में, किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में तीन चीजें मुख्यतः रहेंगी। पहली चीज इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतरा अणुक आकर्षण बल, दिस इज द मैक्सिमम, हाई सबसे ज्यादा होता है। दूसरी चीज जो इंटर मॉलिक्यूलर गैप है, ये सबसे कम होता है, बाकी तीनों अवस्थाओं की तुलना में इसमें सबसे कम होता है। वहीं अगर हम तीसरी अवस्था गैस की बात करते हैं, या सॉरी इसकी तीसरी गुणधर्म की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि फोर्स उसको रोके रखता है। जैसे आपके अंदर भले ही कितनी भी ऊर्जा है, आप इधर उधर छटपटा रहे हैं, लेकिन अगर आपको चार लोग बाहर से पकड़े हुए हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो लगभग विफल हो जाती है वहां से काम करने के लिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, ऐसे ही मान के चलो इस मॉलिक्यूल के पास बहुत अधिक मात्रा में काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास बहुत अधिक गति की ऊर्जा है, लेकिन इसके चारों ओर जो अणु हैं, the molecules those are surrounding this molecule, they have tightly packed this molecule, उन्होंने इसको बांध के रखा हुआ है। अब ये भागना भी चाहे तो नहीं भाग सकता। इसी की वजह से क्या होता है कि सारे अणु एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? अब इसमें क्या होगा, अब हमें अगर अवस्था परिवर्तन करना है तो अवस्था परिवर्तन कैसे की जाए? अवस्था परिवर्तन का बेसिक नियम क्या है? मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ये सॉलिड था, अभी इसको मुझे लिक्विड बनाना है, तो लिक्विड बनाने के लिए मुझे इसमें क्या करना होगा? इसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मुझे थोड़ा सा कम करना होगा, इंटरमॉलिक्यूलर गैप को बढ़ाना होगा, और काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ाना होगा। अब एनर्जी कब बढ़ेगी मुझे बताइए। अगर मैं कहूं इन दोनों ही तीनों ही चीजों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे महत्वपूर्ण रोल करती है। सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो इसी का है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड्स द स्टेट्स ऑफ एनी मैटर। If we increase the kinetic energy, the intermolecular gap will automatically increase and intermolecular attraction force will automatically be decreased. अगर हम इस गतिज ऊर्जा को बढ़ा देंगे तो गतिज ऊर्जा के बढ़ने के साथ ही हमारा जो अवकाश है वो बढ़ जाएगा अणुओं के बीच का, और जो आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर मुझे इसके अणुओं को दूर दूर करना है तो मैं क्या करूंगा? चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से जोड़ के देखते हैं। आपने बहुत सारे जिसको हम लोग कह सकते हैं ग्रुप्स का नाम सुना होगा। कौन से ग्रुप्स? जो एक्टिविस्ट ग्रुप होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, उनको कभी कभी क्या होता है कि फॉरेन स्टेट फंड कर देते हैं। जैसे ही फॉरेन स्टेट से उनको पावर मिली तो वो फिर और एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव हो जाते हैं तो और भी विद्रोही गतिविधियां करने लगते हैं। ठीक है, ऐसा ही इसके साथ है। अगर इसको बाहर से हम ऊर्जा दे दें तो जितना इसके पास था ये पहले से ही वैसी अवस्था में है, भागना चाहता है लेकिन बंधा हुआ है। बाहर से जैसे ही ऊर्जा मिली और इतनी ऊर्जा इसको मिल जाए कि ये इस बंधन को तोड़ के चला जाए, ठीक तुरंत ये इस अवस्था में आ जाएगा।
ठीक है। अब ये एनर्जी कैसे सप्लाई करें? तो पहली चीज हो गई कि इसकी ऊर्जा को बढ़ाना है। इसके दो नियम है। पहला तो हम कैसे कर सकते हैं, इसका तापमान बढ़ाकर, या इसको हम हीट देकर। समझ रहे हैं, तापमान कहना ठीक नहीं है, इसको हम यहां पर कहेंगे, इसको हम ऊष्मा दे देते हैं। क्या? ऊष्मा। ठीक है। क्या देंगे हम इसको? हीट एनर्जी। इसको अगर हम हीट कर दें तब भी इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी चीज है, इसके दाब में परिवर्तन कर दें हम, प्रेशर में। ठीक है। तो ताप और दाब, ये दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो किसी भी पदार्थ की अवस्था को तय करते हैं। ठीक है। उसकी स्ट्रक्चरल जो कंपोजिशन है वो अलग थी, उसका जो स्ट्रक्चरल, उसकी जो बनावट है वो अलग चीज है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो इसको तय करने के लिए फैक्टर्स हैं वो आपके ऊष्मा, जिसको हीट एनर्जी, और प्रेशर, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर। दीज आर द टू डिसाइडिंग फैक्टर्स। अभी कैसे डिसाइड करते हैं इसको समझते हैं। चलिए, जैसे ये रहा मेरा मॉलिक्यूल, सॉलिड है। ठीक है। अब मैं वापस से थोड़ा सा इसको ऐसे बनाऊंगा ताकि ज्यादा समय ना लगे हम लोगों को। ये सॉलिड लिया मैंने, इसको मैं क्या करूंगा, एक लैंप मैंने बनाई यहां पर। ठीक है। जनरली जैसी लैंप, अब मेरी हाइट पर आप मत जाएं। ठीक है। इससे मैं इसको हीट एनर्जी मान के चलो सप्लाई कर रहा हूं। ठीक है। इससे मैंने इसको ऊर्जा दी, ऊष्मा दी। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की हीट एट द एंड ऑफ द डे, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी एनर्जी है। इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी सप्रेस्ड है। क्यों? अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी से, तो ये इसकी जो शेप है वो फिक्स्ड हो जाती है। कैसी हो जाएगी? वो फिक्स हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बांधने वाले लोग ज्यादा हैं, भगाने वाली जो ऊर्जा है, आपको विदीर्ण कर देने वाली जो ऊर्जा है वो अलग है, वो कम है। तो जब आपके ऊपर आकर्षण बल ज्यादा लगा हुआ है, आपकी जो ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो कम है, तब आप फिक्स हो जाएंगे। इसको ऐसे समझे, चार लोग आपको पकड़े खड़े हैं तो आप चार लोगों को तोड़ के नहीं भाग पाएंगे, सीधी सी बात है, आप रुक गए वहीं पर। पहला डिसाइडिंग फैक्टर। लेकिन कैसे भी करके अगर मैं इस एनर्जी को बढ़ा दूं, और इस एनर्जी को कैसे क्या कर दूं, कितना कर दूं, ताकि ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए, ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए, तो चेंज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। किसमें? चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा पदार्थ के। ठीक है। ठीक मैं यहीं पर करूंगा। मैंने ये एनर्जी दी, इस एनर्जी ने क्या किया? इसने काइनेटिक एनर्जी को फ्यूल किया और उसको बढ़ा दिया। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो इस लेवल पर आ गई और ये रिजल्ट हमको देखने को मिला। ये होता कैसे है इसको समझिए। ये मॉलिक्यूल्स हैं सारे, जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स को अधिक मात्रा में ऊष्मा मिलती, इन मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ी, इन्होंने आपस में टकराना शुरू किया। टकराना शुरू किया जिसके फलस्वरूप जिस बल की वजह से ये बंधे हुए थे वो कम हो गया, खंडित हो गया, वो बल अलग चला गया। जैसे ही वो बल कमजोर पड़ा, उस बल के कमजोर पड़ते ही ये फ्री अवस्था में फ्री मोशन करने लगते हैं, मुक्त रूप से गति करने लगते हैं। ठीक है। और वो मुक्त गति के फलस्वरूप देखने को क्या मिलता है कि इसकी जो आकृति जो बनी हुई थी, जो फिक्स थी, अब वो अनिश्चित हो जाती है। और लिक्विड जो है वो किस में बदल जाता है? आप सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाता है, ठोस जो है वो द्रव में बदल जाता है। ये हो गया हमारा अवस्था परिवर्तन का बेसिक कॉन्सेप्ट बाय टेम्परेचर। ठीक, इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो अभी क्या करेंगे, जब तक ये लिक्विड है तब भी इसके पास कुछ ना कुछ आवश्यक बल ऐसा है जो अभी इसको बांधे हुए है, वरना पानी का हर एक कण अलग हो जाता, लेकिन नहीं होता, पूरा समुच्चय के रूप में होता है, समुच्चय के रूप में होता है। ये एक सेट, एक पूरा डिफाइंड होता है, मैट्रिक्स होता है पूरा। लेकिन अब क्या होगा, अगर मैं इसको और एनर्जी दे दूं, अगर मैं इसकी हीट को और बढ़ा दूं, इसको और मात्रा में ऊष्मा दे दूं, तो क्या होगा, ये अणु और तेज तेज गति करेंगे, और तेज तेज गति करेंगे, तो उस बल को पूर्णतः तोड़ देंगे, उसकी सारी की सारी सीमाओं को लांग कर फिर ये मुक्त रूप से गति करने लगेंगे इस पूरे के पूरे परिवेश में। और जब ये मुक्त परिवेश में गति करने लगते हैं, तब इनकी अवस्था को हम लोग कहते हैं कि ये गैस अवस्था में पहुंच चुके हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि गैस के सारे अणु पूरे वातावरण में
मुक्त रूप से गति करते हैं। समझ में आई ये बात आपको? जैसे आप समझ रहे, एक एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, कोई भी गैस वातावरण में फैलती है, आपके घर में खाना बनता है, कोई भी चीज की स्मेल आप तक तुरंत पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती? क्यों होती है? क्योंकि वो गैस तुरंत ही ट्रेवल करती है, उसके अणु भागते हैं पूरे वातावरण में, और जैसे ही वो एरोमा आपकी नाकों तक पहुंचता है, उसकी आपको सुगंध आने लगती है। समझ में आ गई ये बात हमारी? तो ये हो गया आपका अवस्था परिवर्तन। अगली चीज पर बात करते हैं। अगर हम ताप को हटाएं, अगर हम टेम्परेचर को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट कर दें, इफ वी टेक टेम्परेचर एज कांस्टेंट, टेम्परेचर हमारा कैसा है? दिस इज कांस्टेंट और फिक्स्ड, ये नियत कर दिया हमने, इतना ही रखेंगे इसको। अब हमें अगर अवस्था परिवर्तन करना है तो हम क्या करेंगे? फाइनली अवस्था परिवर्तन का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप ताप से, दाब से और भी दूसरे भौतिक घटकों से फिर आप विचलित नहीं होंगे। कैसे होगा, क्या करने वाला है, इसका क्या रोल होगा। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है, वो ये है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान होता क्या है, वो प्रक्रिया क्या है। और वो प्रक्रिया मात्र इतनी सी है कि अणुओं की बीच की गतिज ऊर्जा को रोक दोगे, अगर उनकी गति को रोक दोगे तो वो अपनी निश्चितता की तरफ बढ़ने लगते हैं, आकृति निश्चित होने लगती है। लेकिन जैसे ही आप उनको मुक्त करोगे तो वो अनिश्चितता की ओर बढ़ने लगते हैं और उनकी आकृति भी अनिश्चित होने लगती है, और पदार्थ जो है वो ठोस से द्रव और द्रव से गैस इसी प्रकार बदल जाता है। टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट किया, अभी मेरे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स थे, ये पड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये किसी गैस की मॉलिक्यूल है, इस गैस को मैंने एक कंटेनर में भरा है ऐसे, ऊपर मैंने इसमें एक पिस्टन लगाई, पिस्टन आप सब समझते हैं, दबाव डालने के लिए कोई भी एक ऐसा टुकड़ा लगाया मैंने, और इसको मैंने ऊपर से प्रेस करना शुरू किया। अब मैं इसको प्रेस करूंगा, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि पिस्टन इसको दबा देगी, ये पिस्टन इन सारे मॉलिक्यूल को जो बाहर बाहर भाग रहे थे, इन सबको एक साथ ऐसे ला देगी। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स पास आ गए, अभी ये इधर थे, अभी इधर आ गए, अवस्था में परिवर्तन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो पास पास आ गए, पास पास आ गए, एक दूसरे से जुड़ गए, निश्चितता की तरफ चले गए। तो अगर ये इधर पे गैस अवस्था में थे तो इधर पर अभी ये लिक्विड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये लिक्विड, अब ये द्रव बन जाएंगे। समझ में आ गया? और यही हम लोग देखते भी हैं। कहां पर देखते हैं ये हम लोग? नाम सुना है आपने कभी एलपीजी, सीएनजी, ये नाम सुने हैं सारे लोगों ने? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। व्हाई दिस इज लिक्विफाइड? This is liquefied because it is filled in the cylinder with very high amount of pressure. प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो गैस, आपने हिलाया भी सिलेंडर को, जब आप एलपीजी के सिलेंडर को कभी सेक करेंगे तो उसमें से एक आवाज आएगी, ऐसा लगेगा कि पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है कोई उसके अंदर। वो लिक्विड नहीं है, वो दरअसल गैस है। लेकिन वो गैस कैसी है? इस फॉर्म में है। या लाइटर देखा है? लाइटर तो सारे लोगों ने ही देखा होगा लगभग। उस लाइटर के अंदर भी क्या है? गैस ही है। लेकिन किस किस रूप में जलती है वो? पानी दिखता है कि नहीं दिखता उसमें? आपको लिक्विड दिखता है कि नहीं दिखता है? तो वो लिक्विड फॉर्म में हो गई। क्यों? बिकॉज हाईली प्रेशराइज्ड है। समझ में आ गई? तो प्रेशर भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने में पूर्णतः सक्षम है। अब अवस्था परिवर्तन की चीजों को हमने जाना, अब ये अवस्था परिवर्तन कैसे हो सकती है, कहां से कहां तक अवस्था परिवर्तन संभव है? आपके पास यदि आप सॉलिड है, सॉलिड से आप लिक्विड बना सकते हैं, ठीक है, लिक्विड से आप गैस बना सकते हैं। अब गैस से भी आगे अवस्थाएं बनती हैं, लेकिन हम लोग उनकी चर्चा यहां पर नहीं करेंगे, हम लोग इन तक सीमित है। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं? दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हैं? आपके पास यदि गैस दी गई है तो आप गैस को लिक्विड बना देंगे, लिक्विड को आप सॉलिड भी बना सकते हैं। आप इतना काम कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग या फ्यूजन। क्या कहा जाता है? मेल्टिंग या फ्यूजन। लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। एक और प्रोसेस कहते हैं इवेपोरेशन।
थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके बारे में भी बात करेंगे अभी। बॉइलिंग अलग चीज है। गैस से लिक्विड बनने की प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन। क्या कहते हैं इसको? कंडेंसेशन, संघनन। लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं? सॉरी, लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रोसेस जो है इसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग, जमना। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस पदार्थ, सीधी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों की इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सबलीमेशन। क्या कहते हैं? सबलीमेशन। हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाना, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, डिपॉजिट हो जाना। क्लियर हो गया? अवस्था परिवर्तन की ये नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग या फ्यूजन। लिक्विड से गैस, वेपराइजेशन और इवेपोरेशन। गैस से लिक्विड, दिस इज कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड, दिस इज फ्रीजिंग। डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू सॉलिड, डिपोजिशन। डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन। एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं आप और समझते हैं कि होता क्या है। जब हमें लिक्विड से, ये सॉरी ऐसा लिख लेते हैं इधर, जब हमें सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना होता है, हम ठोस से द्रव की तरफ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, मेल्टिंग। होता कैसे है बता चुका हूं, टेम्परेचर बढ़ाइए, प्रेशर कम करिए। ठीक है, मेल्टिंग। क्लियर हो गया? ये अपने मेल्टिंग करना है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी ठोस, द टेम्परेचर at which any solid transforms into liquid is known as melting point. What is known as melting point? ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। हिंदी में गलनांक, क्योंकि गल जाता है। ठीक है। अब सारी वस्तुएं सारी अवस्थाओं में नहीं पाई जाती, लेकिन पदार्थ इस पूरे के पूरी जगत की अगर हम लोग बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दिस होल वर्ल्ड, देन मोस्ट ऑफ द matter is found in all three states in this universe. We can take the example of water. It is also found in the state of ice, liquid water and the gas vapor. ठीक है, वाटर वेपर के नाम से हम उसको जानते भी हैं। ऐसा ही बहुत सारे पदार्थों के साथ भी होता है। आपने सुना होगा सॉलिड आइस, कार्बन डाइऑक्साइड को जमा देते हैं तो वो फिर से आइस बन जाती है। गैस भी बन सकती है, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत सारी चीजों को रखा जाता है, सुना है आप सबने। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हैं ये यहीं से आती हैं। एक चीज पर और बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट सबको समझ में आया क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड। अब ऐसे ही बहुत सारे दूसरे पॉइंट भी होते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट जिस पर कोई भी लिक्विड आपका गैस में चलने लगे, लिक्विड खौलने लगे, बॉइल करने लगे, क्या होगा? लिक्विड से गैस में जाएंगे, आप गैस की तरफ बढ़ेंगे फिर। ठीक है। अब ये भी, इसमें एक प्रोसेस होती है, एक होती है वेपराइजेशन और दूसरी प्रोसेस होती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में इतना सिर्फ है, इवेपोरेशन बिना बॉइलिंग पॉइंट पर जाए लिक्विड को गैस में बदल देना है। इवेपोरेशन क्या है? दिस ऑलवेज अकर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? बिलो बॉइलिंग पॉइंट, जब कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ अपने क्वथनांक से नीचे, अपने क्वथनांक या वाष्पांक से नीचे किसी ताप पर
लिक्विड से, द्रव से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन कैसे है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आपने कभी अपने कपड़ों को धूप में डालने के लिए डाला होगा, धूप में सूखने के लिए डाला होगा। धूप में कपड़ों को डालने पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो मिलता नहीं है कपड़ों को, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 100 डिग्री सेल्सियस तो मिलता नहीं है धूप में डालने पर, लेकिन फिर भी वो कपड़ों में जो द्रव है, जो पानी है, वो गैस में परिवर्तित हो जाता है आखिर, तभी तो कपड़े सूखते हैं। वो कैसे होता है, इस चीजों को समझना है। इस चीज को अगर आप समझते हैं तो इस पे कौन कौन से ऐसे घटक हैं, व्हाट आर दोस फैक्टर्स दोस अफेक्ट दिस प्रोसेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। या कहीं भी छत पर आप पानी फैला दें, पानी फैलाते हैं, लेकिन वो पानी कुछ समय के बाद वाष्पित हो जाता है, वहां से जा चुका होता है। किसी ने उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म नहीं किया, लेकिन वो पानी गायब हुआ, चला गया, कहीं ना कहीं गैस में परिवर्तित हुआ होगा। समझ पा रहे हैं ये कैसे हुआ? इसी प्रक्रिया के पीछे का लॉजिक है। इवेपोरेशन कैसे होता है जानते हैं, आइए। जब भी कोई भी चीज, कोई भी द्रव की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी द्रव जब आप कहीं पर भी होता है वो, तो उसकी एक परत ऊपर वाली ऐसी होती है जिसके ऊपर वाले जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल जो सबसे ऊपर पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो ऊपर पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्योंकि सबसे कम जुड़े होंगे, आप सबको भी बात समझ में आनी चाहिए। जैसे ये है, ये मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, और भी नीचे हैं ऐसे करके, ठीक है। अब इन सब में ये पूरा मैंने लिक्विड फैला दिया है, समझिए इसको, ठीक है, कि यहां तक पूरा का पूरा लिक्विड ऐसा फैला है। ये सबसे ऊपरी जो परत है, ये तो सिर्फ एक ही तरफ जुड़ी है, जबकि ये वाली परत दोनों तरफ से जुड़ी हुई है। इसके ऊपर तो सबसे ऊपर प्रेशर है, तो ये जो सबसे ऊपर वाली परत है ना, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एनी लिक्विड एंड द मॉलिक्यूल्स इन दैट लेयर आर हाईली काइनेटिक इन नेचर। इनके पास जो ऊर्जा है वो अधिक होती है, ऊर्जा अधिक है, लेकिन अंतरा अणुक आकर्षण बल कम है। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज वीक बट काइनेटिक एनर्जी इज मोर। मतलब ये IMAF इस कंडीशन में लगभग बराबर हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के। किसमें? द अपर मोस्ट लेयर की बात कर रहा हूं, सबसे ऊपर वाली परत की बात कर रहा हूं, इस अपर मोस्ट लेयर में। और जब ये कंडीशन आएगी तो क्योंकि ऑलरेडी लगभग बराबर है, थोड़ी सी भी हीट अगर इसको मिल गई तो ये इसको पार कर देगी, इससे ज्यादा हो जाएगी। जैसे हीट सप्लाई करोगे तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई, ये चले जाएंगे। यही प्रोसेस होती है। पहले इनको मिली, ये गैस में परिवर्तित हो गए, फिर ये वाली परत एक्सपोज हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि जैसे ही ये परत जा चुकी होगी, फिर ये वाली परत दिखने लगेगी ऊपर। इनके साथ भी वही होगा, ये भी चले जाए, धीरे 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 पूरा का पूरा लिक्विड चला जाता है। समझ में आ गई? दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दोज अफेक्ट दिस प्रोसेस। इवेपोरेशन क्या होता है, समझ में आ गया सबको ये बात? अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? तो पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। सीधा अनुक्रमानुपाती है ये। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा कैसे, क्यों होगा ऐसा? तो कोई भी चीज जब ज्यादा जगह में आप फैला देंगे तो जो ऊपर वाली लेयर है उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर दिखेंगे उतने ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, उतनी जल्दी गैस बन जाएंगे। वही सब जो गैस बनते हैं, वही प्रक्रिया हम लोगों को देखनी होती है, ठीक है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। दूसरी चीज, ऑफ कोर्स, टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी तो रोल होता है। सूरज जितना तेज चमकेगा उतने तेज ही वो वाष्पित होगा। तीसरी चीज, ह्यूमिडिटी। अब ये क्या नया शब्द है, इसको समझते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, हिंदी में इसको कहते हैं आर्द्रता, ठीक है। आर्द्रता का मतलब होता है जो आपके आसपास परिवेश में जो वायु है उसमें जल की मात्रा कितनी है, जल वाष्प की मात्रा कितनी है,
ठीक है। अगर वो ऑलरेडी उस वायु में जलवाष्प अधिक मात्रा में है तो फिर और अधिक जलवाष्प नहीं आ सकती उसमें। इसको ऐसे समझे कि जिस कमरे में पहले से ही फुल सीट पर लोग बैठे हुए हैं, अब और अधिक बच्चे नहीं आ पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से वो भी होता है, क्योंकि उसमें पहले से पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प मौजूद है। द एयर इज ऑलरेडी इन सैचुरेटेड स्टेट, द स्टेट इन विच द इनफ कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इज देयर इन एयर, देन इट इज नोन एज सैचुरेटेड स्टेट ऑफ एयर। क्योंकि जो जल है आपका, जलवाष्प है, वो एयर में ऑटोमेटिकली पहले से बहुत ज्यादा है, तो और अधिक की गुंजाइश अब नहीं है। तो उस दशा में क्या होगा, इसका वाष्पन कम हो पाएगा फिर। तो ह्यूमिडिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा सर, इवेपोरेशन कम होगा। और ह्यूमिडिटी नहीं होगी, अगर शुष्क वायु है तो तुरंत से सूख जाता है। यही होता है, सर्दियों में कपड़े आपके देर से सूखते हैं और गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड, हवा की स्पीड। क्यों ऐसा होगा? कभी किसी मंदिर में आप जाएं, बहुत लंबी लाइन लगी हो दर्शन करने के लिए, उस बहुत लंबी लाइन की चलने की गति जितनी होगी, आप उतनी जल्दी रिप्लेस हो जाएंगे, उतनी जल्दी आप पहुंच जाएंगे, होगा कि नहीं? जितनी जल्दी वहां पर दर्शन कर पा रहे होंगे लोग, उतनी जल्दी वो वहां से निकलेंगे और आप पहुंचेंगे। यही होता है। ठीक इसी प्रकार होता है, क्योंकि हवा में जलवाष्प है, हवा चली, जो आसपास की हवा जिसमें पर्याप्त जलवाष्प हो चुकी थी, गति से उसको हटा ली गई, अब शुष्क वायु आ गई उसकी जगह पे, फिर अच्छे तरीके से वाष्पन, फिर हवा ने उसको हटा दिया। तो जैसे ही ये रिप्लेसमेंट हवा करती है, ये वायु करती है, तो जैसे ही ये विंड चलती है, जलवाष्प एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और इधर शुष्क वायु बचती है। तो कभी कभी तेज हवा भी चले तब भी कपड़े सूख जाते हैं आपके। ठीक है, ये आ गए कुछ फैक्टर्स। दिस इज द इवेपोरेशन। अब इनके आगे की कुछ चीजें हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिपोजिशन कैसे होता है, सब्लिमेशन कैसे होता है, लेटेंट हीट क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग अपनी आगे की कक्षा में करेंगे। आप सब बने रहें। और एक चीज और आप सब ध्यान रखें, नोट्स से थोड़ा आपको दिखा देता हूं कि आप में आज हम लोगों ने इस पे क्या पढ़ा। ये रहा था, हम लोगों ने इसका रिवीजन कल किया हुआ था, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोगों को ये देखना है। ये रहा, देखिए, ये आपको स्टेट्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है आपका, changes in the states, the state of matter can be changed by any temperature, can be changed by changing temperature and pressure। जैसे ही आप टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाते हैं, ये चेंज हो जाता है। फिर क्या हो सकता है, when energy is supplied, IMAF, जो एनर्जी आपने दी है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से जब ज्यादा हो जाती है, तो पार्टिकल मूव फ्रीली लीडिंग टू चेंज इन स्टेट। पार्टिकल फ्रीली मूव करने लगते हैं और क्या होता है, आपकी जो अवस्था है वो परिवर्तित हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए, ये एक चीज है, इसके बारे में हम लोगों ने आज बात की है। ये देखिए, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग लिक्विड से, सब्लिमेशन गैस, डिपोजिशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर द पार्टिकल्स कम क्लोजर। जितना दाब लगाएंगे पदार्थ के अणु उतना पास पास आते जाएंगे, पास पास आएंगे, जुड़ जाएंगे, आकृति निश्चित हो जाएगी, तो परिवर्तन हो जाएगा हवा में। ठीक है, अब प्रेशर को एटमॉस्फेयर इसमें नापते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटीएम, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। पास्कल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों ही दाब की इकाइयां हैं, लेकिन एटीएम जो है, ये एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ये गैस के द्वारा डाले गए दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन केस ऑफ वेयर वी मेजर द प्रेशर, जिन जगह पर हम लोग, ये एटीएम जो है ये गैस एक्सर्टेड प्रेशर को मापता है। जिस प्रेशर को गैस एक्सर्ट करती है उसको ये मापता है एटीएम। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नेवर एट रेस्ट, कभी रेस्ट पर नहीं होते। इंपॉर्टेंट बात है, पार्टिकल्स एट सरफेस हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, सो क्लोथ्स इन द एयर। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, चेंज ऑफ लिक्विड into vapors at any temperature but below its boiling point, boiling point के नीचे is called evaporation। factors affecting evaporation are, इसको देख लीजिए जरा,
सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, इवेपोरेशन एंड कूलिंग। अब ये कैसे होता है इसको हम लोग कल समझेंगे आगे कि इवेपोरेशन और कूलिंग का क्या रिलेशन है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मटके पे कपड़ा पड़ा वगैरह लोग लगा लेते हैं, सब्जियों को ठंडा करने के लिए पानी वगैरह उस पर डाल देते हैं। पानी डालने से चीजें ठंडी कैसे होती हैं, घड़े का पानी ठंडा कैसे होता है, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। और इसके पीछे का जो रोल है वो लेटेंट हीट का है, इसलिए हम इसकी बात कल करेंगे, आज इसकी बात इसीलिए हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कक्षा में, बने रहें हमारे साथ। और कोई भी समस्या यदि आपको समझने में आ रही हो, आप उसको हमारे इस कमेंट बॉक्स में पिन करें, आपका जवाब सही समय पर जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में।